आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट विद्युत यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस यूनिट में जो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, जो हमारे सिलेबस में है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम, पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, बियर लैम्बर्ट लो, मोलर अवशोषणता, यूवी स्पेक्ट्रम को दर्शाना तथा उसका विश्लेषण, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार, संयुग्मन का प्रभाव, क्रोमोफोर तथा ऑक्सोक्रोम की धारणाएं, बैथोक्रोमिक विस्थापन, हिप्सोक्रोमिक विस्थापन, हाइपरक्रोमिक विस्थापन, हाइपोक्रोमिक विस्थापन, संयुग्मित एल्कीनों तथा इनोनों में यूवी स्पेक्ट्रम का अनुप्रयोग, समूहों की पहचान। तो इस तरह से इस यूनिट में ये सारे टॉपिक हमें वन बाय वन डिस्कस करने हैं। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, वो हम डिस्कस करेंगे ताकि इस यूनिट को समझना, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके लिए एक नया टूल है और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी सब जो शब्दकोश है, जो वोकैबुलरी है, उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। तो सबसे पहले यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटरैक्शन का परिणाम है, इंटरैक्शन होता है, अंतरक्रिया होती है, किसके बीच में? मॉलिक्यूल तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बीच में। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को जब आप किसी मॉलिक्यूल के ऊपर इम्पार्ट करते हो, आपतित करते हो, तो मॉलिक्यूल या अणु में कुछ संक्रमण होते हैं। तो ये संक्रमण किसका परिणाम है? अंतरक्रिया का। किसके बीच में? विद्युत चुंबकीय विकिरण तथा अणुओं के बीच में जो अंतरक्रिया हुई, उसके कारण संक्रमण हुए और उस संक्रमण के दौरान ऊर्जा का अवशोषण हुआ, विकिरणों का अवशोषण हुआ और अवशोषण के परिणाम स्वरूप हमें कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं स्पेक्ट्रम के रूप में, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसकी स्टडी जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में जानेंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण किस तरह से अणु के साथ में इंटरेक्शन करती है और उस अंतरक्रिया का परिणाम हमें स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण पढ़ने से पहले हमें पता है तरंगे क्या होती है। तरंगे दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव्स और विद्युत चुंबकीय विकिरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यांत्रिक तरंगे जैसे ध्वनि तरंगे हैं, हम बोलते हैं, दूसरे को सुनाई देता है। ये जो ध्वनि तरंगे हैं, ये यांत्रिक तरंगे हैं क्योंकि इनको गमन के लिए माध्यम आवश्यक है। अगर माध्यम नहीं होगा तो उस कंडीशन के अंदर इनका प्रोपगेशन, इनका गमन नहीं होगा। जैसे अंतरिक्ष में ध्वनि तरंगे प्रोपगेट नहीं हो पाती क्योंकि वहां माध्यम नहीं है। लेकिन हम यहाँ अर्थ पे जब बोलते हैं तो एक की आवाज दूसरे को सुनाई देती है। इसका रीजन है क्योंकि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे और पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर का मीडियम प्रेजेंट है, इस कारण से वो हमें सुनाई देती है या दूसरे को सुनाई देती है। इसी तरह से विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी तरंगे हैं, परंतु इन तरंगों को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अंतरिक्ष में जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर माध्यम नहीं भी है तो भी ये हम तक पहुंच रही है, यानी कि इनको गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो वे तरंगे जिनको गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, हम उसको परिभाषित कर सकते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में।
स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जब किसी अणु पर विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को आपतित किया जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप संक्रमण होता है। संक्रमण का तात्पर्य है अणु का निम्नतम ऊर्जावस्था से उत्तेजित अवस्था में चला जाना। उत्तेजन का प्रक्रिया जो है वो संक्रमण कहलाती है। अब हम डिस्कस करेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुम्बकीय विकिरणें क्या होती है और विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को किस तरह से विभिन्न प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को विभेदित किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि तरंग का अपना एक तरंगदैर्ध्य होता है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय विकिरणें भी तरंगे हैं, इनका भी अपना एक तरंगदैर्ध्य होता है। और ये जो तरंगदैर्ध्य है इनके मान के आधार पर विभिन्न प्रकार की जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है उनको विभेदित किया जा सकता है। तो इसमें कई सारी विद्युत चुम्बकीय विकिरणें होती है, जैसे गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, रेडियो इत्यादि। ये जो विकिरणें हैं इनको यदि इनके बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित किया जाए या ऊर्जा के घटते क्रम में या आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जो व्यवस्था है उसको हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे गामा रे, कॉस्मिक रे, एक्स रे, ये हाई एनर्जी की रेडिएशंस है, जबकि यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव इस क्रम के अंदर तरंगदैर्ध्य जो है वो बढ़ रहा है लेकिन ऊर्जा घट रही है। रेडियो विकिरणें जैसे हम बात करते हैं, रेडियो वेव्स की हम बात करते हैं, ये जो रेडियो वेव है इनका तरंगदैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है लेकिन ऊर्जा इनकी बहुत कम होती है। तो ये जो व्यवस्था हमने दर्शाई है इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम इसे कहा जाता है। अगला एक टॉपिक हमारे सिलेबस में है अवशोषण स्पेक्ट्रा। अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या है? देखिए, जब विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को किसी अणु पर आपतित किया जाता है तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। इन अवशोषित विकिरणों के अध्ययन द्वारा जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे अवशोषण स्पेक्ट्रा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में शो कर रखा है, आई नॉट इंटेंसिटी, आई नॉट तीव्रता का रेडिएशन जब मॉलिक्यूल के ऊपर इम्पार्ट किया जाता है तो उसका कुछ भाग आई ए तीव्रता जो है रेडिएशन की अवशोषित हो जाती है तथा आई टी जो है वो बिना अवशोषित हुए बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आई नॉट जो है दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, आई ए जिस ऊर्जा का अवशोषण हो गया और आई टी जो कि बिना अवशोषित बाहर निकल गई। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। विभिन्न तरंगदैर्ध्य के विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अणु पर आपतित किए जाने पर अणु में विभिन्न प्रकार के संक्रमण होते हैं। आप जानते हैं कि अणु के अंदर ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं और कुछ ऊर्जा स्तर जो है विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। परमाणु के अंदर जैसे आपने पढ़ा परमाणु संरचना जब पढ़ी तो आपने परमाणु के अंदर लाइमन बामर श्रेणियां पढ़ी, ये श्रेणियां इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है। इसी तरह से जब अणु बंद करते हैं, परस्पर बंधित होते हैं और उनके अंदर बंध निर्माण के दौरान आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। ये जो आणविक कक्षक है ये अणु के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। अब जब आप विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को किसी अणु पर, किस क्षेत्र की विद्युत चुम्बकीय विकिरणें, दृश्य अथवा पराबैंगनी क्षेत्र की विकिरण, जब आप अणु के ऊपर इम्पार्ट करते हो तो अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन अपनी निम्नतम ऊर्जावस्था से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर चले जाते हैं। ये घटना संक्रमण कहलाती है और इस संक्रमण के दौरान ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो दृश्य पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब यूवी और विजिबल रेडिएशन आप अणु पर इम्पार्ट करते हो तो अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। इस कारण से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जाना। अब इन रेडिएशंस का जो अवशोषण हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है या कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिस्कस कर रहे हैं,
अवशोषण जो है वो कुछ नियम से, कुछ लॉज के द्वारा गवर्न होते हैं। इनके अंदर हम पढ़ रहे हैं पहला नियम जो है दैट इज लैम्बर्ट नियम। लैम्बर्ट नियम क्या कहता है? जब एक वर्णी प्रकाश पुंज को किसी समांगी अवशोषण माध्यम पर आपतित किया जाता है, when a monochromatic beam passing through homogeneous absorbing medium आपतित किया जाता है, तो माध्यम की मोटाई के साथ तीव्रता में होने वाली कमी, इसकी तीव्रता में होने वाली कमी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तीव्रता में होने वाली कमी आपतित प्रकाश की तीव्रता के सीधे समानुपाती होती है। तो ये जो नियम है, इस नियम को हम लैम्बर्ट नियम के रूप में, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है, आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट को जब हम सैंपल के ऊपर इम्पार्ट करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आई ए रेडिएशन का अवशोषण हो जाता है तथा आई टी या आई रेडिएशंस जो है वो उसका ट्रांसमिशन हो जाता है, उनका अवशोषण नहीं होता। तो लैम्बर्ट नियम क्या कहता है? माइनस डी आई अपॉन डी एक्स, यानी कि माध्यम की मोटाई के साथ तीव्रता में होने वाली कमी। माइनस डी आई अपॉन डी एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? माध्यम की मोटाई के साथ तीव्रता में होने वाली कमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आपतित प्रकाश की तीव्रता के सीधे समानुपाती होती है। तो इस तरह से के यहाँ पर आई जो के यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक है। तो जब इस समीकरण को सॉल्व किया जाता है तो फाइनल रिलेशन जो कि हमने लिखा रखा है यहाँ पे, फाइनल रिलेशन हमारे पास आता है आई इज इक्वल टू आई नॉट 10 रेज़ टू पावर माइनस AX। यहाँ पे A जो है वो मोलर अवशोषण गुणांक कहलाता है, जिसका मान K अपॉन 2.303 के बराबर होता है। इसी तरह से अवशोषण का दूसरा नियम है बीयर नियम। ये क्या कहता है? जब एक वर्णी प्रकाश पुंज को अवशोषी पदार्थ के समांगी विलयन पर आपतित किया जाता है तो माध्यम की मोटाई के साथ तीव्रता में होने वाली कमी न केवल आपतित प्रकाश की तीव्रता पर के समानुपाती होती है बल्कि विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। तो यहाँ पे लैम्बर्ट जो है केवल इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहा था, यहाँ बीयर कहता है इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी के तो समानुपाती होती ही होती है, बल्कि माध्यम की जो सांद्रता है उसके भी ये समानुपाती होती है। इस नियम का गणितीय रूप जो है किस प्रकार से उसको डिराइव किया जा सकता है उसको हमने यहाँ पे लिखा है, और फाइनल रिलेशन हमारे पास जो आता है यहाँ पे लिख देखिए। सबसे पहला जो बीयर लैम्बर्ट का गणितीय रूप है माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के डैश आई सी, यानी कि यहाँ आई लैम्बर्ट में केवल आई था जबकि यहाँ पे आई के साथ साथ सी के भी वो समानुपाती है, और अगेन यहाँ पर माइनस डी आई अपॉन डी एक्स वही माध्यम की मोटाई के साथ इंटेंसिटी में जो कमी आती है उसको ये दर्शा रहा है। फाइनल इक्वेशन हमारे पास बीयर नियम की जो प्राप्त होती है वो है आई इज इक्वल टू आई नॉट 10 रेज़ टू पावर माइनस ए सी ए डैश सी एक्स, इस यहाँ पर है यहाँ a डैश k डैश अपॉन 2.303 के बराबर होता है, मोलर अवशोषण गुणांक ये कहलाता है। बीयर लैम्बर्ट का नियम, बीयर तथा लैम्बर्ट के नियमों को एक साथ लेने पर एक नया गणितीय संबंध प्राप्त होता है जिसे बीयर लैम्बर्ट नियम कहा जाता है। इसको हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं लॉग आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस ए डैश सी एक्स के रूप में इसको दर्शाया जा सकता है। मोलर अवशोषण गुणांक A डैश को एप्सिलॉन से तथा माध्यम की मोटाई x को सैंपल ट्यूब की लंबाई L से प्रतिस्थापित किया तो हमारे पास संबंध आता है log I नॉट अपॉन I इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। यहाँ पे ये A के बराबर है पूरी टर्म क्योंकि अवशोषण कहलाती है। मोलर अवशोषणता बीयर लैम्बर्ट नियम हमने अभी देखा है, तो A इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल के बराबर होता है। एप्सिलॉन जो कि मोलर अवशोषण मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कहलाती है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू A अपॉन सी एल,
अगर C 1 के यानी कि कॉन्सेंट्रेशन यदि 1 के बराबर हो और लंबाई भी 1 के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर एप्सिलॉन 1 के बराबर होता है। तो मोलर अवशोषणता को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? मोलर अवशोषणता या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी उस अवशोषी पदार्थ के अवशोषण के बराबर होती है जिसकी सांद्रता इकाई तथा सैंपल सेल की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है।